आज के मुख्य समाचार। गांव के द्वार कार्यक्रम में जमीन पर बैठ गए विधायक जनक। धर्मशाला डिग्री कॉलेज के वार्षिक एथलेटिक मीट में उमड़ा उत्साह। राकेश जम्वाल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी प्रति तीखी प्रतिक्रिया। रिंधी शर्मा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सीएम सुक्खू ने किया एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। गगरेट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। वेतन विसंगति और रात्रि भत्ते पर उठे मुद्दे। हिमबस कार्ड की अवधि 31 मार्च तक बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की महिला पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम उस समय अचानक चर्चा का केंद्र बन गया जब डॉक्टर जनक राज ने मंच पर बैठने के बजाय जमीन पर स्टेज के सामने बैठकर अपने क्षेत्र की अनसुनी समस्याओं को सार्वजनिक रूप से उठाया। इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम को एक अलग ही दिशा दे दी और उपस्थित लोगों में हलचल मच गई। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय लोग अपने विभिन्न समस्याओं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और राजस्व मामलों को लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे। कुछ ही देर बाद कुलदीप सिंह पठानिया कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। कार्यक्रम सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा था और मंच पर प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। करीब 1 बजे भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। सभी को उम्मीद थी कि वे मंच पर अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए मंच के सामने जमीन पर बैठना चुना। उनके इस कदम से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हलचल पैदा हो गई। विधायक ने वहीं बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को उठाना शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे कार्यक्रम में बाधा डालने नहीं आए हैं, बल्कि जो मुद्दे विधानसभा में अनसुने रह जाते हैं उन्हें इस मंच से जनता और सरकार के सामने रखना चाहते हैं। करीब 1:15 बजे जिला मार्केट कमेटी के अध्यक्ष ललित ठाकुर ने हस्तक्षेप किया और विधायक को लगभग आग्रह पूर्वक मंच पर लाने का प्रयास किया। दर्शकों ने बताया कि कुछ समय तक स्थिति असहज बनी रही, लेकिन अंततः विधायक मंच तक पहुंचे। दोपहर 1:30 बजे एक और दिलचस्प मोड़ आया। विधायक डॉक्टर जनक राज, जो पेशे से चिकित्सक भी है, कार्यक्रम स्थल पर मौजूद मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श देने लगे। उन्होंने कुछ लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुनी और आवश्यक सलाह भी दी। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक डॉक्टर के रूप में भी उनका दायित्व है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। डॉक्टर जनक राज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा में उनके क्षेत्र भरमौर की समस्याओं और मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य किसी कार्यक्रम में बाधा डालना नहीं है, मैं केवल अपने क्षेत्र की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। जब मुझे पता चला कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम महिला में हो रहा है तो मैं यहाँ अपने क्षेत्र की लंबित मांगों को रखने आया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों और मूलभूत सुविधाओं के मामले में उनके क्षेत्र को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भी स्थिति को संभालने की कोशिश की। उनका प्रयास था कि कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे और किसी प्रकार का विवाद न हो। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समाधान नियमों के तहत किया जाएगा और किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। हालांकि कुछ समय के लिए कार्यक्रम का माहौल तनावपूर्ण रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई और सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम नियोजित रूप से जारी रहा। अधिकारियों ने समस्याओं को तुरंत निपटाने का भरोसा दिलाया। महिला पंचायत में हुए इस घटनाक्रम ने जिले की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार और प्रशासन क्या ठोस कदम उठाते हैं। भाई सरकार गांव के द्वार आई है, मैं सरकार के पास अपनी बात कहने के लिए विधानसभा में जो कहा जाता है वो तो सुनती नहीं है सरकार। तो जनता के पास सरकार खुद आई है तो क्या पता सुन ले। आज हमने नहीं हमने अपनी बात। इसके पश्चात मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय उपायुक्त चंबा श्री मुकेश कुशवाहा जी से मंच पर संबोधन के लिए। आप जाएंगे तो हम उठ जाएंगे, आप जाएंगे हम उठ जाएंगे। कार्यक्रम जारी रखेंगे। कार्यक्रम जारी रखेंगे। सरकार तो और आई है। नहीं, इसी जनता का प्रतिनिधि हूँ। नहीं। इसकी आवाज आपके
आशीर्वाद से मैं विधानसभा में उठाता आ रहा हूं 3 साल से, उस पर तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो आज सरकार जनता के द्वार आई है, तो जनता के बीच में बैठा हूं, तो जो बात सुननी होगी वो सुने सरकार हमारी। मैं यही बैठूंगा सर, मैं इन्हीं लोगों के साथ हूँ, इन्हीं लोगों की बदौलत में यहाँ पे हूँ। मना कर रहे हैं, हमने आपकी बात सुननी है सर, हमने अपनी बात कहनी है ना, जमीन से जुड़े हैं। नहीं, आप प्लीज अपना कार्यक्रम जारी रखें, हम कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे, अपनी बात कहेंगे। नहीं सर, नहीं, आप अपना कार्यक्रम जारी रखें, हमने अपनी बात कहनी है। स्वेच्छा से बीच का मार बीच का नहीं सर, भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं को हिमाचल विद्रोही कहना उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मंत्री के हालिया वक्तव्य से प्रतीत होता है कि वे मानसिक संतुलन खो चुके हैं और समय समय पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। उन्होंने मंत्री को सलाह दी कि वे विपक्ष की चिंता छोड़कर सरकार चलाने और जनता की सेवा पर ध्यान दें। जम्वाल ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान आरडीजे के मुद्दे पर सदन में 3 दिन तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपना पक्ष रखा और पूरा विवरण रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा ने कभी यह नहीं कहा कि ग्रांट बंद होनी चाहिए थी, बल्कि सवाल यह है कि यह बंद क्यों हुई। उनका आरोप था कि प्रदेश सरकार वित्त आयोग के समक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग ने पहले ही ग्रांट में चरणबद्ध कमी का संकेत दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ना तो खर्चों में कटौती की और ना ही आय बढ़ाने की कोई ठोस योजना बनाई। इसके विपरीत सीपीएस नियुक्तियां, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सलाहकार, ओएसडी और अतिरिक्त विधिक अधिकारियों की नियुक्तियों से सरकारी खर्च का बोझ बढ़ाया गया। जम्वाल ने आरोप लगाया कि सरकार मित्रों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त है और अपनी नाकामियों का ठिकरा भाजपा पर फोड़ रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी द्वारा आज एक वक्तव्य दिया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं हिमाचल विद्रोही हैं। मुझे लगता है कि हिमाचल सरकार के मंत्री जी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वो समय समय पर करते रहते हैं। लेकिन जो जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने उनको दी है सरकार चलाने की, प्रदेश की जनता की सेवा की, वो अपने उस काम को करें, भारतीय जनता पार्टी की चिंता न करें। जहां तक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, लगातार 3 दिन इस पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष ने अपना पक्ष रखा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी, अपोजिशन ने भी अपनी बात सदन के अंदर कही, जो आज एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने कहीं नहीं कहा कि यह ग्रांट बंद होनी चाहिए थी, लेकिन यह ग्रांट बंद कैसे हुई? हिमाचल प्रदेश की सरकार फाइनेंस कमीशन के सामने अपना पक्ष रखने में नाकामयाब हुई। आप ठीक प्रकार से अपनी बात को वित्त आयोग के समक्ष रख नहीं पाए और जिस कारण से वित्त आयोग ने आपको इंडिकेट भी किया था, क्योंकि 15वें वित्त आयोग ने हमारी ग्रांट की टेपरिंग की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल की सरकार ने ना अपने खर्चे कम किए, ना अपनी आय बढ़ाई। कभी असंवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्तियां करना, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की फौज खड़ी करना, हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट डिप्टी एडवोकेट जनरल की फौज खड़ी करना और उसके साथ सलाहकार ओएसडीओ की लंबी फौज। सरकार लगातार अपने खर्चे बढ़ा रही है, कहीं पर भी अपने खर्चे हिमाचल की सरकार ने कम नहीं किए। अपने मित्रों के लिए सरकार चल रही है और अपनी नाकामयाबियों को लेकर सारा ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहती है और बार बार संविधान के आर्टिकल 271, 275(1) का जिक्र प्रदेश के राजस्व मंत्री जी कर रहे हैं।
लेकिन उसमें कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि हिमाचल प्रदेश को आरडीजी मिलनी चाहिए। जहां तक रही ग्रांट की बात, लगातार भारत की सरकार हिमाचल प्रदेश को लगातार मदद कर रही है, ग्रांट भी दे रही है, अलग अलग तरीके से दे रही है। अभी 3 दिन पहले 286 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो आपदा में हमको नुकसान हुआ था उसके लिए हमको दिया। और लेकिन इन 3 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल की सरकार ने लगातार कर्ज लिया। आज हमारा कर्ज 1 लाख करोड़ को पार कर गया और इसके लिए भी दोषी भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 में हमारा हिमाचल आत्मनिर्भर होगा, दूसरी तरफ हमारा कर्ज 1 लाख करोड़ को पार कर गया। उनके अपने बयानों में, उनकी अपनी स्टेटमेंट में ही विरोधाभास है। किस प्रकार से हिमाचल 2027 में आत्मनिर्भर होगा? मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें। यह सदन के अंदर भी हमने पूछा, लेकिन कहीं पर भी मुख्यमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए। इस प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रियों को खोल दी है कि मंत्री अभद्र भाषा का प्रयोग करें, भाजपा के नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां करें। उसी का परिणाम है कि आज राजस्व मंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिमाचल विद्रोही कहा कि उल्टी बुद्धि के लोग हैं। लेकिन किसकी बुद्धि उल्टी है पूरा प्रदेश जान रहा है। और अपना मानसिक संतुलन जो आपने खोया है, मेरा मंत्री से निवेदन है कि अपना चेकअप करवाएं और भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने के बजाय अपने दल की चिंता करें। यही मेरी राजस्व मंत्री जी को सलाह है। राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी के अटल सभागार में शनिवार को सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण के राज्य स्तरीय अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सर्वाइकल कैंसर से पेटों की सुरक्षा के उद्देश्य से शनिवार से देश भर में इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से किया। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय समारोह आईजीएमसी शिमला में आयोजित हुआ, जहाँ स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा समुदाय और छात्र छात्राओं की बड़ी उपस्थिति रही। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा तथा विधायक हरीश शनाठा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि इस अभियान के तहत 13 से 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को एचपीवी टीका लगाया जाएगा, जिससे उन्हें सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अगले 90 दिनों में 64,000 बेटियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर कार्य करेंगे, ताकि अधिक से अधिक किशोरियों तक टीकाकरण पहुंच सके। विशेषज्ञों के अनुसार सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसरों में से एक है। एचपीवी वायरस इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। समय पर टीकाकरण से इस बीमारी की आशंका को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि बेटियों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक सशक्त पहल है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे इस टीकाकरण के प्रति जागरूक रहे और अपनी बेटियों को समय पर टीका लगवाएं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के 5 मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, जिससे जटिल सर्जरी को अधिक सटीकता और कम जोखिम के साथ किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक को अपनाकर हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, नियमित जांच, समय पर टीकाकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। नर्सिंग छात्राओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने भी जन जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। आईजीएमसी में अटल सभागार में आयोजित यह समारोह उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। प्रदेश सरकार की इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी आएगी और बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का अवसर मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। राजधानी शिमला के आशियाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान रणधीर शर्मा ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली बनाम हिमाचल पुलिस विवाद, आरडीजी पर चर्चा और हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली में आयोजित बीजेपी एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया प्रदर्शन राष्ट्रीय हितों के खिलाफ था। उनका आरोप था कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन भाजपा के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला था। प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सदन और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। उन्होंने दावा किया कि आरडीजी मुद्दे पर नियमों की अनदेखी करते हुए चर्चा कराने का प्रयास किया गया। रणधीर शर्मा के अनुसार मुख्यमंत्री ने स्वयं विधानसभा में कहा था कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सत्र के दौरान ऐसा नहीं हुआ। रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि आरडीजी पर चर्चा न होने के कारण विधानसभा सत्र को 18 मार्च तक बढ़ाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लेकिन वहां उन्होंने किससे मुलाकात की और क्या उद्देश्य था, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा और इसके परिणामों को लेकर प्रदेश की जनता को स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा 20 फरवरी 2026 को किया गया नगर प्रदर्शन एक राष्ट्र विरोधी कृत्य था, क्योंकि उस दौरान दिल्ली में इस समिट में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। मेजबानी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारत सरकार कर रही थी। इसलिए उस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी की छवि नहीं बल्कि देश की छवि खराब हुई। इसलिए हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने वाला यह प्रदर्शन किसी राष्ट्र विरोधी कृत्य से कम नहीं। और हमारा आरोप है कि इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और उन्होंने इस कृत्य को अंजाम देने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के परंपराओं को तार तार किया, नियमों की अनदेखी की और हिमाचल की जनता को, सदन को गुमराह करके इस राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देने में अपनी भूमिका अदा की। हम सब जानते हैं 16 मार्च 2026 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण रखा और नियमों के अनुसार, परंपरा के अनुसार सरकार को उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाना था और उस धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सदन में होनी थी। परंतु नियमों की अनदेखी करते हुए आरडीजी के मुद्दे पर सरकार सरकारी संकल्प लेकर आई। हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा परंपराओं की, नियमों की याद दिलाने के बावजूद भी सरकार अपने इस फैसले पर अडिग रही। मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा, आज आरडीजी से महत्वपूर्ण मुद्दा कोई नहीं है, प्रदेश हित में है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। 1 दिन क्या, 2 दिन क्या, चाहे 5 दिन चर्चा हो और वो चर्चा समाप्त होगी तो राज्यपाल अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ले आएंगे। परंतु आप सबने देखा
आरडीजी के मुद्दे पर 3 दिन चर्चा चली। प्रस्ताव पारित हुआ 18 फरवरी को, और प्रस्ताव पारित होते ही सदन स्थगित कर दिया गया कि अब मुख्यमंत्री मंत्री दिल्ली जाकर इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को सौंपेंगे, आरडी की बहाली की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए सदन को 18 मार्च तक स्थगित कर दिया गया। और उसके बाद तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री महोदय अपने कुछ मंत्रियों को लेकर दिल्ली तो गए, परंतु दिल्ली जाकर किया क्या? जिस आरडीजी के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव तक नहीं लाया, जिस आरडीजी के मुद्दे पर परंपराओं को तार तार किया, दिल्ली जाकर उस प्रस्ताव को लेकर ना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, ना माननीय वित्त मंत्री जी से मिले, बल्कि वहां जाकर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की और 20 फरवरी को होने वाले इस राष्ट्र विरोधी कृत्य को अंजाम देने की जिम्मेवारी ले ली। और हम सब ने देखा उस राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल लोगों को हिमाचल सदन में पनाह दी गई। हिमाचल सदन में जहां खुद मुख्यमंत्री रुके थे, ताकि वहां कोई उनको गिरफ्तार ना कर ले, कोई उनको पकड़ ना ले। पुलिस आई भी तो अधिकारियों के माध्यम से वापस भेज दी, और फिर उन उपद्रवियों को दिल्ली से निकाल कर हिमाचल प्रदेश लाया गया। हमारे दूर दराज के क्षेत्र में चिड़गांव में रखने की व्यवस्था की, सरकारी संरक्षण में वहां तक ले जाकर वहां उनको ठहराने की व्यवस्था हुई, और दिल्ली पुलिस जिसने मामला दर्ज किया था वहां भी पहुंची, उनको गिरफ्तार करके वापस ले जा रही थी, तो हिमाचल पुलिस ने रोककर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश को शर्मिंदा किया आप सब ने देखा। गगरेट में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक माहौल में आयोजित इस कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा व्यास शशि भूषण पुरोहित श्रीमद् भागवत की व्याख्या कर रहे हैं। वे श्रद्धालुओं को भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का सरल और भावपूर्ण वर्णन कर रहे हैं। कथा के माध्यम से वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, धर्म और सदाचार का भी संदेश दे रहे हैं। कथा स्थल पर भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में बना हुआ है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कथा सुनकर उन्हें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। आयोजकों ने बताया कि कथा का समापन हवन और विशाल भंडारे के साथ किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। बड़ा कमजोर, मैं कस कर पकड़ूं कहीं इसे चोट ना लग जाए, इसकी हड्डियों में कहीं कोई विकार ना आ जाए, इस भाव से छोड़ता। और सुदामा ने इस भाव से छोड़ा कि मेरी हड्डियां निकली हुई भगवान के सुकोमल शरीर को ये हड्डियां चुभ न जाए, और इसलिए सुदामा पीछे हट गए। ऐसा भाव दोनों दोस्तों का, दोनों मित्रों का। सुदामा जी को अपने साथ लेकर गए, हाथ पकड़कर सीधे जाकर अपने सिंहासन पर बैठाया, अपनी गद्दी पर बैठाया भगवान को। रुक्मिणी जी को निर्देश दिया। सभी रानियां ये दृश्य देख रही हैं, अचंभित सभी रानियां ये दृश्य देख रही हैं। रुक्मिणी जी सबसे आगे खड़ी हैं। सुदामा जी को गद्दी पर बैठाया भगवान ने, और रुक्मिणी जी को कहा कि जाओ एक पार प्रक्षालन के लिए पानी लेकर आओ बरात में। रुक्मिणी जी बरात लेने गई, और भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ में लिया, चरणों पर हाथ फेरा।
भगवान की आंखों से अश्रु गिर गए। जब सुदामा जी के तलबे में हाथ लगाया, न जाने कितने अनगिनत कांटे सुदामा जी के चरणों में लगे हुए। एक एक कांटा भगवान ने अपने हाथ से निकाला। जैसे कांटा निकालते वैसे ही रक्त की धारा बह रहती है। अब तो भगवान द्रवित हो गए, इतना द्रवित हुए कि भगवान ने आंखों से ऐसे आंसू बहाए, ऐसी अश्रुधारा निकली। 100 पद हुए सुदामा के, भगवान ने 100 बार सुदामा के पैर धो दिए अपने अश्रुओं से। जितनी देर में रुक्मिणी जी परात लेकर आती उतनी देर में काल हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मिणी जी पानी की परात लेकर हाथ में खड़ी है और इधर सुदामा जी के चरण प्रक्षालन कर दिए भगवान ने अपने आंखों से। ऐसा अद्भुत दृश्य रानियां भी देख रही है कि अरे ये कौन अद्भुत यहाँ आ गया है, ऐसे कैसे कर्म है इसने किए कि हमारे स्वामी त्रिलोक के स्वामी भगवान इसके अपनी आंखों से के आंखों से अश्रुपात से चरण धो रहे हैं। सुदामा जी को स्नान करवाया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने और उठाकर अपनी निज शैया पर लेकर गए। जहां भगवान की शैया है, मखमली शैया है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसे कहाँ बैठाते हैं? मेहमान के कक्ष में, ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। किंतु आपका कोई बड़ा अजीज आ जाए, कोई मित्र आ जाए, बड़ा प्रेमी आ जाए तो उसे बेडरूम में ले जाते हैं। तो भगवान ने भी अपने शयन कक्ष में उन्हें विराजमान किया सुदामा जी को। और ये देखकर रुक्मिणी जी के मन में भी भाव आ गया कि अरे ये कौन आ गया, क्योंकि कभी न नाम सुना न कभी देखा, ऐसे दर्शन नहीं किए। ये कौन मित्र है जिसको अपने शैया पर बैठा रहे हैं भगवान? तम विलोक्य अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंतम आस्थितः। प्रिया पर्यंतम, अपनी प्रिया के पर्यंत में, अपनी प्रिया के बिस्तर पर जहां पर रुक्मिणी जी शयन करते हैं, उस पर्यंत पर, उस पलंग पर वहां बैठा दिया सुदामा जी को लगाकर। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC कंडक्टर यूनियन और प्रबंधन के बीच हाल ही में हुई बैठक को लेकर सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। कंडक्टर यूनियन के महासचिव देवेंद्र कंवर ने बताया कि प्रबंध निदेशक के साथ उनकी सार्थक और रचनात्मक बातचीत हुई है, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दे भी सामने आए हैं। देवेंद्र कंवर ने बताया कि यूनियन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वेतन विसंगति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में यूनियन अदालत से भी फैसला अपने पक्ष में जीत चुकी है। इसके बावजूद वेतन संरचना में पूरी तरह सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा वेतन विसंगति का मामला न्यायालय से भी जीता हुआ है। अब उम्मीद है कि प्रबंधन इसे जल्द प्रभावी रूप से लागू करेगा ताकि कर्मचारियों को उनका वैध अधिकार मिल सके। यूनियन ने दूसरा मुद्दा रात्रि भत्ते का बताया। महासचिव ने बताया कि पिछले 4 से 5 वर्षों से मध्य रात्रि भत्ता लंबित पड़ा है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। उन्होंने जानकारी दी कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और आश्वासन मिला है कि अप्रैल माह से रात्रि भत्ते का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। दीपेंद्र कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि अप्रैल से रात्रि भत्ता मिलना शुरू होगा। हमें उम्मीद है कि इस बार वादा धरातल पर उतरेगा। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा लंबी दूरी की बसों, लॉन्ग रूट ड्राइवर के साथ वाली सीट को कंडक्टर के लिए आरक्षित करने को लेकर भी चर्चा हुई है। यूनियन का कहना है कि यह सीट कंडक्टर के लिए निर्धारित होनी चाहिए ताकि वे अपनी ड्यूटी सुचारू रूप से निभा सके। साथ ही यूनियन ने निजी बस ऑपरेटरों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि निजी बसों की समय सीमा, टाइम लिमिट स्पष्ट नहीं होने के कारण HRTC कर्मचारियों को रोजमर्रा की ड्यूटी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रबंध निदेशक महोदय से कुछ इशू पे बातचीत हुई, बहुत सकारात्मक बातचीत हुई और जिसमें जो हमारे कुछ इशू थे उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। वो माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने माना है कि इसको जो है हम बहुत जल्दी जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा था वेतन विसंगति का, जिसको हमने जो है कोर्ट से भी जीता है और उस पर भी हमारी
उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने हमारे से माना है कि हम इसको अगर हो सके तो सरकार के समक्ष भी उठा के जितना जल्दी हो सके इसको जो है लागू करेंगे। उसके बाद हमारा रात्रि भत्ता ओवर टाइम नाइट अलाउंस की बातचीत हुई। तो माननीय प्रबंधक महोदय जी ने कहा कि वित्तीय स्थिति ठीक ना होने के कारण हम आपको आश्वासन देते हैं कि मार्च महीने के बाद अप्रैल से जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने हमें दिया है और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आने वाले समय में जो है हमें जो हमारा रात्रि भत्ता पिछले 5-6 सालों से 4-5 सालों से रुका है उसमें भी हमें जो है वो कुछ राहत प्रदान करेंगे। उसके बाद हमारा मुद्दा था जो हमारे कंडक्टर भाई हैं और वो बाहर चलते हैं, उन्हें दिक्कत आती थी। उनका हमारा इशू था कि फ्रंट सीट हमें जो है लॉन्ग रूट में हमें फ्रंट सीट जो है इशू की जाए, क्योंकि जो हमारा परिचालक चिड़गांव पालम से चल के पालमपुर पहुंचता है रात को 8 बजे, सुबह 4 बजे चल के, वह सारा पूरा दिन जो है पीछे जो सीट हमें पहला अलाउट की गई थी उस पर बैठ के नहीं पहुंच सकता। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मेडिकल इशू आ रहे हैं, किसी की बैकबोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण वह जो है अपनी दिनचर्या को भी नहीं कर पा रहा है। तो वह भी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने माना है कि जो है इसको भी हम आपके यूनियन के जो आपने हमें दिया है आज, इसके ऊपर भी हम आपको जो है फ्रंट सीट अलॉट करने की वो कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे इसके बारे में भी, और इसमें बहुत जल्दी है जो आपको इसका निर्णय दे दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा था हमारा जो हमारी प्राइवेट वॉल्वो और जो हमारी प्राइवेट बसें जो चलती है किसी भी गंतव्य से, जैसे हमारा शिमला है, हमारे इसमें जो है आने हर दिन जो है लड़ाइयों का एक माहौल बना रहता था। हमें पता नहीं था, होता था कि प्राइवेट बस का क्या टाइम टेबल है, कितने बजे चलेगी। वो भी हमने प्रबंध निदेशक महोदय से कहा कि इनकी समय सारणी जो है हर बस पड़ाव पे लगनी चाहिए, जिससे ये हमें कहते हैं कि ये तो मेरा टाइम है, आपका है ही नहीं जी। और जब भी कभी आरटीओ या सीजीएम साहब बैठते हैं तो ये इनके जो रूट जो हैं वो आधे हो जाते हैं। फिर हमारे ऊपर प्रेशर आता है कि जी सवारियां खड़ी होगी यहाँ पे, बसें नहीं चल रही है। और जब वो आरटीओ साहब नहीं बैठते या कहीं सीजीएम साहब नहीं बैठते हैं तो ये दनादन जो है मुख्य बस पड़ाव से या कहीं से भी जो है दनादन हर 5 मिनट की सर्विस इनकी काउंट होती है। तो हमने ये भी प्रबंध निदेशक महोदय से रखा है कि आरटीओ से बात की जाए और इनकी जो समय सारणी है वो सार्वजनिक की जाए, ऑनलाइन की जाए, ताकि जब हम फोन पे या किसी भी उस पर जो है देखें भाई इसका टाइम टेबल है या नहीं है, ताकि हमारा जो है आपस में लड़ाई झगड़े का जो है ऐसा माहौल ना बने किसी भी कारण। और हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं प्रबंध निदेशक महोदय को कि हमें अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो है किस तरह से काम करना है, उस पर भी उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि आपके जो स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के जो भी रिटर्न में मेरे पास सुझाव आएंगे मैं उन पे अमल करूंगा। बच्चे का आधा टिकट और इसमें एक और भी था, जैसे हमारा जो आधा टिकट की जो थी, हमारे क्या होता था कि जैसे सवारी जो है आधा टिकट जब भी लेती थी बच्चों का तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता था। इंस्पेक्टर कहते थे, जब इंस्पेक्टर आते थे गाड़ी चेक करते थे तो वो पूरा टिकट बनाते थे, और जब हम कंडक्टर उसका टिकट बनाता था तो जो पैसेंजर सफ़र करता था वो बोलता था कि इसका आधा टिकट बनना है। वो भी इशू थे, उसके लिए भी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा है कि इसके लिए हम एक नई गाइडलाइन निकालेंगे जिसमें मैंडेटरी हो जाएगा कि वो जो है उसको एज प्रूफ कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा, या इंस्पेक्टर के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन निकालेंगे कि यदि आपको लगता है या आपके समक्ष कोई ऐसा मामला आता है तो कंडक्टर को ना पेनलाइज करते हुए जो है वो पैसेंजर को पेनलाइज किया जाए। डिग्री कॉलेज धर्मशाला की वार्षिक एथलीट मीट का आयोजन आज उत्साह ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। लंबे समय से प्रस्तावित इस खेल आयोजन को मौसम की मार के कारण टालना पड़ा था, लेकिन आखिरकार आज कॉलेज परिसर में छात्र छात्राओं ने खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने
कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस बार बरसात का मौसम अपेक्षा से अधिक लंबा चला, जिसके चलते निर्धारित समय पर एथलीट मीट आयोजित नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण मैदान की स्थिति अनुकूल नहीं थी। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयोजन को स्थगित करना पड़ा। आज मौसम अनुकूल मिला तो हमने वार्षिक एथलीट मीट का आयोजन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि खेल गतिविधियां छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद जरूरी है और कॉलेज प्रशासन खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के पूर्व स्पोर्ट्समैन रहे डॉक्टर युवराज पठानिया उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों को खेल के प्रति समर्पण और अनुशासन का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व निर्माण और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का भी जरिया है। अपने खेल जीवन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर अभ्यास करने की प्रेरणा दी। महाविद्यालय की एनुअल एथलेटिक मीट है वो आज 28 फरवरी को आयोजित की जा रही है। पूर्व में क्योंकि बरसात का मौसम थोड़ा लंबा चला इस बार, तो हम उसको उस वक्त नहीं कर पाए और आज जो समय है बिल्कुल उपयुक्त है। मौसम भी बच्चों के मुताबिक ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज का दिन जो है बहुत अच्छा दिन है एथलेटिक मीट के लिए। और इस मौके पर हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में एक बहुत ही हमारे स्टेट के स्पोर्ट्समैन जो अपने टाइम में रहे हुए हैं डॉक्टर युवराज पठानिया जी, जो अभी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर हैं, तो वो हमारे बीच आए हैं। छात्रों को इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा जब वो इनसे रूबरू होंगे। बिल्कुल सही है और जितने ज़्यादा खेल गतिविधियां अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो छात्रों का मोबाइल के प्रति जो एक लगाव या एक जो उनकी जकड़ में आ रहे हैं वो हम थोड़ा दूर कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि छात्र मोबाइल के अलावा जो है इस तरह की फिजिकल गेम्स में भी पार्टिसिपेट करें, जो बहुत ज़रूरी है मानसिक और अपने जो भी उनका बौद्धिक जो विकास है उसके लिए। एक्चुअल में ये जो छात्र हैं वो हमारे इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो हो चुकी हुई हैं और इन छात्रों ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपने उसको अपने मीडिया में भी उसको कवरेज दी है पीछे। तो आज का जो एक है वो बाकी छात्रों के लिए भी एक मौका है कि वो इस महाविद्यालय में अगर वो पहले नहीं पार्टिसिपेट करे हैं तो वो आज वो कर रहे हैं और आने वाले टाइम में तो वो आगे जो हमारा दोबारा फिर नेक्स्ट सेशन में जब स्पोर्ट्स मीट होगी तो उसमें वो भाग लेके हम उनको भी अंतर महाविद्यालय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भेजने के लिए जरूर प्रोत्साहन देंगे। घर का एक कॉलेज है क्योंकि मुख्य अतिथि थे, चलो मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पर कभी मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैंने सोचा नहीं। हाँ, एक हम इस मामले में बड़ा अपने पठानिया जी का और जो भी हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया, इस लायक समझा। और भी पुरानी यादें क्योंकि मैं इसी कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया है और इस कॉलेज में मैं एज ए स्पोर्ट्समैन मैं फुटबॉल खेला हूँ। मैंने 3 इंटरस्टीज 10 नेशनल खेले हैं इस कॉलेज में। मैं एज ए कैप्टन भी रहा हूँ जब 16 साल बाद हम ट्रॉफी लेके आए थे। मुझे आज भी वो क्षण याद हैं और हर एथलेटिक मीट में हम पार्टिसिपेट करते थे बड़ा बढ़ चढ़ के, बीइंग ए फुटबॉलर भी। क्योंकि मैं आज भी देख रहा था कि बच्चियां जो जिन्होंने 100 मीटर में बच्चियां जो हमारी दौड़ रही थी, तो काफ़ी बच्चे हमारे लड़कियां जो हैं जो फुटबॉल की टीम से संबंध रखती हैं। तो बीइंग ए फुटबॉलर, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मुझे इस ओकेजन पे आने का मेरा सौभाग्य है कि मुझे मिला है। और एक तो सौभाग्यशाली तो हम हैं ही हैं क्योंकि मैं इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। यहाँ पर मुझे लगभग 10 वर्ष पढ़ाने का मौका मिला है और इसी कॉलेज में मुझे बीइंग ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। इस ओकेजन पे मैं अगेन दोबारा से इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने यात्रियों की सुविधा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक निपुण चंदल ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार हिमबस कार्ड पास के पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दी गई है। HRTC प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 से केवल वही नागरिक निगम की बसों में निःशुल्क या रियायती यात्रा का लाभ उठा सकेंगे
जिनके पास वैध हिमबस कार्ड का पास होगा। निगम ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपना पंजीकरण करवाकर हिमबस कार्ड प्राप्त कर ले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। प्रबंध निदेशक निपुण चंदन ने कहा कि सरकार से मिले निर्देशों के बाद हमने आगामी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी पात्र नागरिक समय रहते अपना पंजीकरण पूरा करें, ताकि 1 अप्रैल 2026 से उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ एचआरटीसी ने एक और नई पहल की है। अब निगम की बसों के माध्यम से कुरियर सेवा भी शुरू कर दी गई है। इस सेवा को मजबूत करने के लिए एचआरटीसी ने देश की जानी मानी कुरियर कंपनी डीटीडीसी के साथ एमयू समझौता ज्ञापन साइन किया है। निपुण चंदन ने बताया कि इस नई कुरियर सेवा से आम लोगों को भी काफी फायदा होगा। अब वे अपने जरूरी दस्तावेज, छोटे पार्सल या अन्य सामान एचआरटीसी बस नेटवर्क के माध्यम से आसानी से भेज सकेंगे। जो हिमबस कार्ड है, ये जो जितनी भी फ्री और कंसेशनल ट्रैवल कैटेगरीज हैं पैसेंजर्स की, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार जो है कार्ड ये बनाया जा रहा है। और इसमें अब तक लगभग 1,80,000 के आसपास आवेदन जो है वो आ चुके हैं। और इसमें लगभग 1,55,000 के आसपास जो कार्ड्स हैं वो एचआरटीसी ने बना के जो है कंसर्न पैसेंजर्स को हैंडओवर कर दिए हैं। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। और इसमें जो फ्री और कंसेशनल ट्रैवल के लिए बेसिकली ये कार्ड जो है वो बनाया गया है। और इसमें सरकार से हमने डायरेक्शंस ली थी कि जो ये कार्ड कि कब से इसको मैंडेटरी किया जाएगा, ताकि जो ये कार्ड धारक हैं, जिनको इस कार्ड के होल्डर्स हैं, उनको तभी कंसेशन मिलेगा जब वो इस कार्ड को बनाएंगे, उनके पास एक वैलिड कार्ड होगा। तो ये प्रदेश सरकार के जो डायरेक्शंस हैं उसके अनुसार 31 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। और अभी जो है वो कार्ड्स इस समय बन रहे हैं। और हमने जो लोगों की सुविधा के लिए जितने हमारे प्रमुख बस अड्डे हैं और जितने हमारे डिपोज़ हैं उसके अंदर भी काउंटर्स जो हैं वो लगा दिए हैं। वहाँ पे भी जाके आप अपना हिमबस कार्ड जो कोई भी बनाना चाहे, कोई भी पात्र व्यक्ति हो, वो बना सकते हैं। और उसमें पहले कुछ जगहों पे हमें दिक्कत आ रही थी, हमारी जो मशीन्स हैं बिकॉज उनका नंबर लिमिटेड था, तो कार्ड्स की प्रिंटिंग जो है कहीं ना कहीं पेंडेंसी बढ़ रही थी। तो इसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा जो मशीन्स हैं वहाँ पे डिप्लॉय कर दी हैं। और इस समय जितने भी हमारे डिपोज़ हैं और जो प्रमुख बस अड्डे हैं उस पे हिमबस कार्ड का जो कार्य है वो बहुत ही एक सुगम तरीके से जो है वो इस समय संचालित किया जा रहा है। और मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि जो लोग इस स्कीम्स के लिए फ्री और कंसेशनल ट्रैवल के लिए पात्र हैं वो 31 मार्च तक जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। कार्ड उसके बाद भी बनते रहेंगे, परंतु जो एज़ पर डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट की, 31 मार्च के बाद यदि किसी के पास कार्ड नहीं होगा तो उसको फ्री और कंसेशनल ट्रैवल की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी। तो निर्णय है ये प्रदेश सरकार का है। और एचआरटीसी बिकॉज प्रदेश सरकार का उपक्रम है, तो जो भी सरकार के डायरेक्शंस होंगे वो पूरी तरह जो एचआरटीसी है वो फॉलो करेगा। यदि सरकार द्वारा आगे डेट बढ़ाई जाती है तो वो हमारे लिए मान्य होगा, यदि ये डेट रहती है तो वो भी हमारे लिए। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एचआरटीसी की भी एक पहले लगेज पॉलिसी थी, जिसमें यदि कोई व्यक्ति सामान किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भिजवाना चाहता है तो वो उसकी बुकिंग करवा सकते थे। परंतु हमने ये देखा कि जितनी प्राइवेट कुरियर एजेंसीज़ हैं स्टेट में, स्पेशली जैसे डीटीडीसी है, वो एक बहुत बड़ा नाम है। बहुत सारी जो कुरियर कंसाइनमेंट्स हैं डीटीडीसी के माध्यम से जो है वो कैरी आउट की जाती हैं। तो हमने उनके साथ संपर्क बनाया और हमने ज़िला शिमला के अंदर शिमला रामपुर, रामपुर रिकांगपिओ, शिमला करसोग, शिमला चिड़गांव, इन रूट्स के ऊपर जो है डीटीडीसी के साथ एक समझौता किया है, जिसमें जो उनके कुरियर कंसाइनमेंट्स हैं तो वो यहाँ पर उनका व्यक्ति जो है एक पहले स्टेशन पे कुरियर कंसाइनमेंट हैंडओवर करेगा और हमारी बस के माध्यम से वो कुरियर कंसाइनमेंट जो है वो एंड स्टेशन तक पहुँचेगा और वहाँ पे उनका जो एक डेजिग्नेटेड व्यक्ति है उसको वहाँ पे हैंडओवर लेगा। तो इससे एक जो हमारी एचआरटीसी की नॉन ऑपरेशनल इनकम है बेसिकली उसके अंदर वृद्धि होगी। और साथ ही साथ जिन जगहों पर पहले कुरियर की सेवाएं नहीं थी, दुर्गम क्षेत्र हैं, बिकॉज एचआरटीसी बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों के अंदर भी जो है अपना जो कार्य है वो करता है, उसमें अपनी ऑपरेट कर रही है। हमारी बसेस ऐसे रिमोट एरियाज़ के अंदर भी जहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ उन एरियाज़ को कुरियर फैसिलिटी भी साथ साथ अवेलेबल होगी और हमारा ही कॉरपोरेशन का जो रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। देखिए, जो पार्सल्स हैं, जो ये डीटीडीसी के पार्सल्स हैं, ये बहुत ही छोटे
जो है वो पार्सल्स होते हैं और इनको हम मेनली लगेज स्पेस के अंदर ही रखेंगे। तो इसमें यात्रियों की असुविधा के ऊपर कोई भी जो है वो जो कोई किसी भी प्रकार का जो सवाल है वो नहीं आएगा और जो पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते ही इस स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा।